नमस्कार साथियों। हम हिंदी के कालजयी रचनाकार नागार्जुन की सुप्रतिष्ठित कविता बादल को घिरते देखा है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। बीए के पाठ्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से ये कविता निर्धारित है। तो इसीलिए इस कविता की समीक्षा, उसकी व्याख्या, उसके शिल्प पक्ष पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके 3 परिच्छेदों पर हमने पिछले व्याख्यान में बात की। उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अगले परिच्छेद पर। इस परिच्छेद में नागार्जुन कालिदास को कटघरे में खड़ा करते हैं। कालिदास ने गीति काव्य की रचना की मेघदूत की। आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन जब वे बादलों को हिमालय पर देखते हैं तो उनके मन में कविता फूटती है और वो मेघदूत की रचना करते हैं। वहाँ एक कहानी का, एक कथा का, पौराणिक कथा का आश्रय लेते हैं कालिदास। यक्ष जो है, जिसे अलका नगरी में कुबेर के सेवा में था और प्रमादवश वो सेवा में विघ्न आता है, उसका विवाह हुआ और वे अपनी पत्नी के प्रति काम भाव से युक्त होने के कारण अपनी सेवा से प्रमाद करता है, जिससे कुपित होकर के कुबेर उसे अभिशाप देते हैं कि वे अपनी पत्नी से विरही हो जाए और यक्ष जो है अपनी पत्नी से विलग हो जाता है। और यक्ष जब बादल को देखता है और उसे अपनी प्रेमिका की, अपनी प्रियतमा की याद आती है और वह उसे दूत बना करके अपना संदेश प्रेषित करता है। तो कालिदास ने कुबेर की बात की, अलकापुरी की बात की, यक्ष की बात की। तो जब नागार्जुन वहाँ जाते हैं और उसी दृश्य को देखते हैं, हिमालय की चोटियों के ऊपर बादलों को घिरा हुआ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ढूंढ रहा था कि वे कुबेर नगरी कहाँ गई, कहाँ गया धनपति कुबेर में। धन का स्वामी वे कुबेर, वे मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वे कहाँ चला गया, कहाँ गई उसकी वे अलका। जिस अलका नगरी का, जिस अलकापुरी का वर्णन कालिदास ने मेघदूत में इतने सुंदर ढंग से किया, मुझे तो वे कहीं नहीं दिखाई दी। तो कहाँ गई उसकी वे लंका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने जिस व्योम होता है आकाश में प्रवाही बहने वाली गंगा नदी का, आकाश गंगा की जिस बात करते हैं, कालिदास ने उसमें मेघदूत में आकाश गंगा के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो वो कहते हैं मुझे तो वहाँ कहीं आकाश गंगा, आकाश में बहने वाली व्योम प्रवाही गंगा जल कहीं नहीं दिखाई दिया। तो वे कालिदास से कहते हैं कि तुमने जिसका वर्णन किया, जिस कुबेर की बात की, जिस अलकापुरी की बात की, जिस आकाश गंगा की चर्चा की, मुझे तो वे सब कहीं नहीं दिखाई दिया। कहाँ गया धनपति कुबेर वे, कहाँ गई उसकी वह लंका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। फिर वो कहते हैं ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कि मैंने बहुत ढूंढने की प्रयास किया, बहुत ढूंढा, परंतु मुझे वह मेघदूत का ठिकाना कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं उसके बारे में पता नहीं चला जिसका वर्णन कालिदास करते हैं। कौन बताए वे छाया में, बरस पड़ा होगा ना वहीं पर। कि कौन बताए कि वे जो छाया कर देने वाला वही जो बादल है वो वहीं कहीं पर बरसा होगा। फिर वे कालिदास की रचना के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वे कहते हैं जाने दो वह कवि कल्पित था, कि वे कवि की कल्पना मात्र था, यथार्थ नहीं था। तो कालिदास ने जो वर्णन किया है मेघदूत में बादलों के घिरा आने का और किस तरह से वे बादलों को दूत बना करके और अलकापुरी के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, आकाश गंगा का वर्णन करते, तो वो सब कवि की कल्पना मात्र थी, यथार्थ नहीं था। तो मैं जो वर्णन कर रहा हूँ, नागार्जुन अपने लिए फिर कहते हैं कि मैं जाने दो वह कवि कल्पित था, कि मुझे वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। मैंने क्या देखा, फिर वे अपना बताते हैं।
क्योंकि वे एक यथार्थ को लेकर के उसके संकल्प को प्रस्तुत करने वाले कवि हैं। प्रगतिवादी कवि यथार्थवादी कवि हैं, वे कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ाते हैं। तो वो कहते हैं कालिदास ने जो वर्णन किया है वो कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सभी ऋतुओं के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं नागार्जुन। पहले पावस ऋतु का, वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रण कर रहे थे कि उस समय जब बादल घिर आते हैं, राजहंस किस तरह से मानसरोवरों में तैरते हैं, वे सौंदर्य का वर्णन करते हैं। फिर वसंत ऋतु में पर्वतीय शोभा कैसी होती है, कैसे मनोरम दृश्य होता है, उसका वर्णन करते हैं। अब भीषण जाड़े के समय की बात, सर्दियों की, शरद ऋतु की बात करते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़े में, भीषण भयंकर जाड़ा में, जाड़ा सर्दी के समय में, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, कैलाश पर्वत के शीर्ष चोटी पर, कैलाश पर्वत की चोटी कैसी है, नभ चुंबी, आकाश को चुंबन करने वाली, आकाश को छू लेने वाली, गगन चुंबी, आकाश चुंबी, ऐसी कैलाश पर्वत की चोटी पर क्या देखा, महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। महामेघ, बहुत भयंकर बादल छाए हुए हैं और वो बादल किससे भिड़ रहे हैं, झंझानील से, झंझावात से। झंझानील, झंझावात, भयंकर आंधी जो तूफान चलते हैं। तो बादलों, जब बादल गहन छाते हैं, गहरे बादल आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ झंझानील चलती है, गहरी हवाएं, आंधी तूफान चलते हैं, प्रचंड जो पवन है उससे गरज गरज कर भिड़ते हुए देखा है। एक तरफ महामेघ की, बादलों की गर्जना और दूसरी ओर प्रचंड वेग में वायु का बहना। तो उन दोनों को परस्पर एक दूसरे से भिड़ते हुए, एक दूसरे को नीचे दिखाते हुए देखा है। तो पूरे एक भयावह वातावरण का भी चित्रण नागार्जुन करते हैं। एक और प्रकृति के मनोरम दृश्यों का चित्रण कर रहे हैं, वसंत ऋतु के सौंदर्य का, वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, और दूसरी ओर प्रकृति का एक भयावह रूप भी है, जहाँ भयंकर प्रचंड हवाएं चलती हैं, आंधड़ चलते हैं, तूफान चलते हैं, और किस तरह से महामेघ उनसे टकराते हैं। तो कहते हैं मैंने वह दृश्य देखा है, तो बादल को घिरते देखा है। तो भयंकर सर्दी में किस तरह से कैलाश पर्वत की चोटियाँ जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाती हैं और कैसी तूफ़ानी हवाएं अंधड़ चलते हैं, तो वहाँ बादलों के साथ उनका परस्पर भिड़ना वो देखा है। फिर एक अगला दृश्य प्रस्तुत करते हैं देवदारू कानन का। देव, जब पर्वत होते तो पर्वतों पर बड़े बड़े देवदारू वृक्ष हो जाते हैं, उन वृक्षों के पूरे जंगल के वहाँ पर हो जाते हैं। और शत शत निर्झर निर्झरिणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से। अब शत शत, सैकड़ों पर्वतों के ऊपर और विशेष रूप से हिमालय पर्वत के ऊपर तो सैकड़ों झरने बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, निर्झर झरना और निर्झरिणी नदियाँ। तो झरना और नदियों का जो कल कल करता हुआ स्वर है, कल कल स्वर जो है वो पूरे उस वातावरण को गुंजायमान कर रहा है, मुखरित कर रहा है। पूरे वातावरण में झरनों का और नदियों का स्वर जो है वो मुखरित हो रहा है। तो पूरा एक श्रव्य बिंब भी प्रस्तुत करते हैं, ध्वनि बिंब भी नागार्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ध्वन्यात्मक बिंब है यहाँ पर। शत शत निर्झर निर्झरिणी कल, सैकड़ों झरनों और नदियों की कल कल के स्वर से मुखरित देवदारू कानन, कानन वन, देवदारू के वृक्षों का पूरा एक वन बना हुआ है, एक जंगल है जहाँ पर क्या है, कुटिया बनी हुई हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। किससे बनी हुई है, भोजपत्रों से।
वहाँ भोज वृक्ष हैं, तो उनके पत्तों से जो वन में सामग्री उपलब्ध होती है वही सामग्री वहाँ प्रयोग में लाई जाती है। वेशभूषा के लिए भी उसी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं। और जो झोपड़ियाँ कुटिया आदि बनाई जाती है वो भी वहाँ की सामग्री से। तो भोजपत्रों से शोणित लाल रंग की और धवल सफ़ेद रंग की उनसे छाई हुई कुटिया है। अनेक कुटिया बनी हुई हैं जो किससे बनी हुई है? भोजपत्रों से बनी हुई है। कैसे रंग की है? वो शोणित कुछ लाल वर्ण की है, अरुणिम है, और कुछ धवल श्वेत वर्ण की है। तो ऐसी कुटियों के भीतर कौन रहते हैं? किन्नर और किन्नरियाँ, यक्ष और यक्षिणियाँ, गंधर्व और किन्नर, ये जातियाँ होती हैं जो संगीत गान आदि में निपुण होती हैं। देव जाति से थोड़ा निम्न और मनुष्य जाति से थोड़ा ऊपर, ये भिन्न किन्नर, यक्ष और गंधर्व जातियाँ होती हैं जो स्वतंत्र रूप से पर्वतों पर विचरण करती हैं। तो वो किन्नर किन्नरियों ने वहाँ भोजपत्रों से कुटियाँ बनाई हुई है और उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं? रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल अपने बालों को किससे सजाया हुआ है? फूलों से सजाया हुआ है। फूल कैसे है? रंग बिरंगे, विभिन्न रंगों के, क्योंकि वन में रहते हैं और वन में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न फूल खिले हुए रंग बिरंगे जो सुगंध से युक्त हैं। तो ऐसे रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाते हैं। इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील कमलों की जो है वो गले में माला धारण करते हैं। गले की सौंदर्य का वर्णन कैसे करते हैं? शंख सरीखे सुघड़ गलों में। जो वहाँ किन्नरियाँ हैं, जो किन्नर स्त्रियाँ हैं, वो अपने बालों को रंग बिरंगे फूलों से सजाती हैं और अपनी शंख जैसी सुघड़ जो गला है, गले में वो इंद्रनील की मणियों की माला धारण करती हैं। कानों में कुवलय लटकाए, और कानों में कुवलय नील कमल के पुष्प जो है वो धारण किए हुए हैं, लटका रखे हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, और अपने बालों की चोटी में वेणी में शतदल लाल कमल, सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमलों की गजरा बना करके उसको अपनी वेणी में लगा रखा है। तो पूरा एक सौंदर्य का वर्णन, उनकी वेशभूषा कैसी है, प्रकृति के उपादानों से वो कैसे अपनी वेशभूषा सजाते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, उसका एक सजीव चित्रण, सजीव वर्णन नागार्जुन करते हैं कि रंग बिरंगे सुगंध युक्त फूलों से वो अपने बालों को सजाते हैं, बालों की साज सज्जा करते हैं। गले में जो किन्नर स्त्रियां हैं वो अपने सुंदर गलों में इंद्रनील मणियों की बनी हुई माला धारण करती हैं। कानों में नील कमल के बने हुए आभूषण लटका लेती हैं और बालों में, वेणी में, चोटी में सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमलों के बने हुए गजरे को, वेणी को धारण करती हैं। तो इस तरह से पूरा एक दृश्य बिंब नागार्जुन प्रस्तुत करते हैं। अब वो किन्नर और किन्नरियाँ वहाँ क्या करते हैं? पहले तो उनकी वेशभूषा का वर्णन किया, वे कहाँ रहते हैं, उनकी कुटिया कैसे बनाई हुई है उसका वर्णन करते हैं। और अब वे वर्णन करते हैं कि वे वहाँ पर क्या करते क्या हैं। रजत रजित मणि खचित कलामय, पान पत्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने। उनके पास रजत रचित, रजत चांदी से बना हुआ, रजत रचित चांदी से सुशोभित, और चांदी का बर्तन है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? मणि खचित, मणियाँ जड़ी हुई हैं, कलामय, बड़े कलात्मक ढंग से वो पात्र उनके बने हुए हैं, जो उनके पान पात्र, पीने के पात्र हैं। जैसे वो पीने के पात्र किससे भरे हुए हैं? द्राक्षा सब पूरित, द्राक्षा सब मदिरा से भरे हुए हैं। द्राक्षा अंगूर का रस, मदिरा,
तो उनके जो पान पात्र है मदिरा से भरे हुए हैं, और वो पान पात्र भी, पीने के पात्र भी, पीने के बर्तन भी कैसे बने हुए हैं? चांदी के बने हुए हैं, और जिनके ऊपर मणियाँ जड़ी हुई हैं, और वो कैसी हैं? कलात्मक सौंदर्य से युक्त है। तो ऐसे पात्रों में जो कि मदिरा से भरे हुए हैं, अपने सामने रख करके उसका पान कर रहे हैं, उस मदिरा का पान कर रहे हैं। और वो कहाँ रखे हुए हैं? लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित लाल चंदन की। अब हिमालय पर्वत पर तो चंदन के वृक्ष हैं, और लाल वहाँ जो चौकी बनी हुई है त्रिपदी, 3 पैरों वाली जो चौकी है, वो चौकी भी किसकी बनी हुई है? लाल चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। उस त्रिपदी पर नरम निदाग काल कस्तूरी, मृग छालों पर पालथी मारे, मदिरांकन मदिरारुण आँखों वाले। कि लाल चौकी, कच्चा लाल चंदन की चौकी के ऊपर क्या बिछा रखा है? कस्तूरी का आसन बिछा रखा हुआ है, जो कैसा है? बड़ा नरम है, कोमल है, निदाग है, जिस पे कोई दाग नहीं है, दाग रहित, ऐसे कोमल मुलायम कस्तूरी के बने हुए आसन मृग छाल पर, मृग की छाला पर, कस्तूरी मृग की छाला पर पालथी मार करके बैठे हुए हैं। अब पालथी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पालथी देशज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्थानीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ देखिए लोहित शब्द का प्रयोग, त्रिपति शब्द का, रजत रचित, द्राक्षा सब जैसे संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पालथी जैसे देशज शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कि चौकड़ी लगाकर बैठे हुए हैं, आलती पालती मार कर बैठे हुए हैं, और मदिरा का पान करते हैं। तो उनकी आंखें कैसी हो गई हैं? मदिरारुण, मदिरा से लालिमा से युक्त हो गई हैं। मदिरा का पान करने से उनकी आंखें कैसी होंगी? अरुणिम, लाल रंग की हो गई हैं। तो ऐसी आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। वो किन्नर और किन्नरियाँ कैसे हैं? मदिरा पान करके उन्मत्त हो गए हैं, नशे से चूर हो गए हैं, और वो निरंतर क्या करते हैं? वंशी बांसुरी बजाते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। तो उनकी उंगलियां कैसी हैं? मृदुल, कोमल उंगलियां हैं, मनोरम, मन को अच्छी लगने वाली है, मन को भाने वाली है। ऐसी मृदुल मनोरम उनकी उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बांसुरी पर चलते हुए, बांसुरी पर उनकी उंगलियों को फिरते हुए देखा है, ऐसे बादल को घिरते देखा है। तो एक और बिंब पूरा प्रस्तुत किया उन्होंने। किसका बिंब प्रस्तुत किया? किन्नर और किन्नरियों का। वो कहाँ पर हैं? देवदारू के कानन में, देवदारू के जंगल में। वो देवदारू का जंगल में क्या बना करके रहते हैं? विभिन्न प्रकार की झोपड़ियाँ बना कर, कुटिया बना करके रहते हैं। और कुटियों का निर्माण भी किससे किया गया है? भोजपत्रों से, जो कैसी है? लाल रंग की और सफ़ेद रंग की है। तो ऐसी कुटियों में जो किन्नर और किन्नरियाँ रहते हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनके आभूषण कैसे हैं, वो किस तरह से कहाँ बैठ कर के मदिरा पान करते हैं, इसका पूरा एक चित्र नागार्जुन हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो एक बार इसी परिच्छेद को हम पुनः देखेंगे कि शत शत निर्झर निर्झरिणी कल, सैकड़ों झरनों और नदियों के कल कल के स्वर से मुखरित देवदारू वन में, देवदारू वृक्षों से भरे हुए जंगल में, शोणित लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटियों के भीतर उन्होंने किनको देखा? किन्नर और किन्नरियों को देखा, जिन्होंने रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजा रखा था। बालों की सज्जा जो है वो पुष्पों से कर रखी थी। और शंख सरीखे, देखिए उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे कविता में एक गीतात्मकता है,
गेयता है, क्योंकि आधुनिक कविता, प्रगतिवादी कविता छंदोबद्ध कविता नहीं है, वहाँ मुक्तक है, गेयता का तत्व प्रधान है और संगीतात्मकता दिखाई देती है, एक अनुप्रासात्मकता पूरी कविता में हमें दिखाई देती है। पूरी कविता में एक प्रवाहमयता है और एक एक बिंब प्रस्तुत करती चली जाती है। तो रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से उन्होंने अपने बालों की सजावट कर रखी है। इंद्रनील मणियों की गले में माला धारण की हुई है, कानों में नील कमल लटकाए, क्योंकि जो जो प्राकृतिक उपादान वहाँ उस परिवेश में उपलब्ध हैं वे ही उनके आभूषण के, वेशभूषा के साधन हैं। और इस तरह से बालों में उन्होंने सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमलों को सजा रखा है और वे रजत रचित मणि खचित कलामय, देखिए पूरी अनुप्रासात्मकता है, पूरे कोमल कांत पदावली है, एक गेयता, एक संगीतात्मकता का तत्व जो है हमें कविता में दिखाई देता है। तो वह चांदी की बनी हुई, मणियों से सजी हुई, कलात्मक रूप से सजी हुई अपने पेय का पात्र, जो उनका मदिरा का पात्र है, उसको मदिरा से भरकर अपने सामने रखे हुए, लाल चंदन की चौकी पर कोमल कस्तूरी मृग की छाल को बिछाए हुए चौकड़ी लगा करके बैठ करके मदिरा का पान करते हैं। और उन निरंतर मदिरा का पान करने के कारण उनकी आंखें कैसी हो गई हैं? मदिरारुण, मदिरा से लाल हो गई हैं। मदिरा के कारण, नशे के कारण उनकी आंखों में लालिमा आ गई है। तो इस तरह से निरंतर मदिरा पान करने से उन्मत्त किन्नर किन्नरियों को झूमते हुए अपने मृदुल मनोरम उंगलियों से बांसुरी पर गीत गाते हुए, बजाते हुए देखा है, तो बादल को घिरते देखा है। तो इस तरह से अभी हमने मित्रों इस कविता की व्याख्या की, शब्दशः उसका अर्थ भी किया और किस तरह से उन्होंने एक एक परिच्छेद में अलग अलग बिंब को प्रस्तुत किया है। बड़े नैसर्गिक रूप में, स्वतंत्र रूप से प्रकृति का चित्रण किया है। तो इस तरह से नागार्जुन प्रकृति की राग चेतना के कवि हैं। प्रकृति के साथ उनका बड़ा आत्मीयता का संबंध है। जब वे हिमालय पर रहे तो हिमालय के सौंदर्य का चित्रण किया और जब वे वापस लौट करके अपनी भूमि पर आते हैं, अपनी धरती पर आते हैं, अपने तरौनी गांव में लौट करके आते हैं, तो वहाँ के सौंदर्य का, वहाँ की धरती की सौंधी महक का, खेत खलियानों का वर्णन करते हैं, पोखरों का वर्णन करते हैं, पोखरों में खिले हुए कमलों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, किस तरह से सरसों छाई हुई, कैसी बसंती हवा बहती है, किस तरह से कोयल का कूकना। तो एक एक दृश्य का ऐसा चित्र वे प्रस्तुत करते हैं कि पाठक उनमें पूरी तरह से रम जाता है। और प्रकृति की समस्त छवियाँ बड़ी आकर्षक, मनोहर और जीवंत रूप में नागार्जुन प्रस्तुत करते हैं और उनकी बिंब योजना बड़ी सुंदर बिंब योजना है। और ये कविता जीवन बोध की दृष्टि से और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता रही है। इस कविता को लेकर के कुछ आलोचकों ने उसकी यथार्थवादी व्याख्या भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसको प्रतीक रूप में भी लिया है कि ये जो बादलों का घिरना है, बादलों का जो गरजना है, झंझावात से टकराना है, भिड़ना है, ये वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप था। क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था और उसके बादल मंडराए हुए थे और पूरा वातावरण, पूरा परिवेश एक अवसाद की, निराशा की स्थिति में था। तो प्रकृति भी उस समय कैसे भयावह हो गई। तो वो जब झंझावात से बादलों का टकराना जो है, वह उसको यथार्थवाद से जोड़ते हुए उसको एक प्रतीकात्मक रूप में व्याख्या करते हैं। परंतु ये व्याख्या वास्तव में उस प्रतीक रूप में ना हो करके एक नैसर्गिक कविता के रूप में हमें देखना चाहिए।
प्रकृति के स्वतंत्र रूप में, एक जिस तरह से छायावादी कविता में पंत प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, निराला करते हैं या महादेवी करती हैं, उसी तरह से नागार्जुन भी करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रसाद ने इनसे पूर्व कामायनी की रचना की, कालिदास ने संस्कृत में मेघदूत की रचना की, और वे हिमालय के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, मनोरम दृश्यों का वर्णन कर, प्रकृति के सुकुमार दृश्यों का वर्णन करते हैं। उसी तरह से प्रसाद भी जब कामायनी में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, अंतिम आनंद सर्ग में जब वे बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, प्रकृति की समरसता की बात करते हैं, तो वह भी प्रकृति को आनंदमयी रूप में चित्रित करते हैं। परंतु नागार्जुन प्रकृति के दोनों रूपों को इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। एक और उसके कोमल बिंब दिखाते हैं, उनका मनोरम नैसर्गिक स्वरूप दिखाते हैं, और दूसरी ओर उसका भयावह चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आज हमने नागार्जुन की प्रसिद्ध प्रकृति परक कविता बादल को घिरते देखा है की समीक्षा की, और इसकी भाषा शैली परिष्कृत संस्कृत निष्ठ भाषा है, और विषय के अनुरूप कहीं कहीं बीच में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। अगली बार हम नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।